भारत की सनातन यात्रा के प्रतीक भगवान का भी पर्व है और आधुनिक गौरव के उन्नायक एक महानायक का भी पर्व है। और आप ये भी बात सोचिए कैसा अद्भुत संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग आज सावरकर जी के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें कहते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते कि कालचक्र की गति क्या थी। 100 वर्ष पूर्व का समय और आज इतना बड़ा परिवर्तन आया कि बताइए, ये नागपुर की धरती जहां हम खड़े हुए हैं, यहां एक और संयोग है कि राष्ट्रवाद के विशाल वट वृक्ष के बीज का आरोपण भी इसी धरती से हुआ था, जो आज पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक विराट रूप में उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह भी आप एक संयोग समझिए, जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तो 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए थे और 18 मई 2014 को लंदन के प्रमुख अखबार द गार्डियन, ये लंदन को इसलिए कोट कर रहे हैं कि जो सेंट में चंदन मिलाने लंदन गए थे उनको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो द गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। आप सबको याद हो कि 14-15 अगस्त 1947 की रात जब भारत की पहली संविधान सभा बैठी थी, तो नेहरू जी का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है जिसकी पहली लाइन थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी हिंदी में कहेंगे तो नियति के साथ मिलन। गार्डियन लिखता है कि 16 मई 2014 इज अ सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन इंडिया। यह भारत का दूसरी बार नियति के साथ मिलन था। उसका कारण क्या था? वो कहता है कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो प्रेरणा में, विचार में, मानसिकता में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रतीक था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसमें कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, जो अपनी प्रकृति, विचार और उत्पत्ति में पूर्णता भारतीय है। मगर इसमें भी मैं संयोग क्यों बता रहा हूं? मोदी जी ने शपथ ग्रहण की 26 मई 2014 को, और शपथ ग्रहण करने के बाद जब वो संसद में गए तो संयोग देखिए कि 28 मई को सावरकर जी का जन्मदिन होता है। तो संसद भवन में पहले महापुरुष जिनके ऊपर माल्यार्पण करने का संयोग बना, तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। तो आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद का बीज जहां से शुरू हुआ था, जब राष्ट्रवाद की वह सत्ता प्रखरता के साथ उभरी, तो यह संयोग ही था कि सावरकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उठी। परंतु सावरकर जी उन लोगों में से थे जिन्होंने फूलों के हार की अपेक्षा नहीं की थी, जिन्होंने जीवन में सिर्फ अंगारों का हार ही देखा था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ते हुए, काला पानी की दुर्धर्ष सजा को देखते हुए, और उसके बाद यदि दुखद रूप में कहें तो स्वतंत्रता के बाद भी छल के द्वारा, झूठे आरोपों में पुनः सरकार के द्वारा दंडित करने का प्रयास किया गया और उनके छोटे भाई नारायण सावरकर जी की उसी हिंसा में अंततः उसी के कारण मृत्यु हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ब्रिटिश काल में भी इतना कष्ट सहा हो और स्वतंत्र भारत के बाद भी सहा हो। परंतु मैंने कहा ना, वो अंगारों का हार लेकर चले, और जो फूलों के हार जिनको मिलते हैं वो तो तब होता है जब इतिहास बदल जाता है, पर अंगारों का हार उनका होता है जो इतिहास को बदलते हैं। तो मैं सावरकर जी के लिए कहना चाहूंगा कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। पर आपने देखा कि वो इतिहास का बदलाव दिखाई पड़ा, और फिर आप ये समझिए बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं आया, देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है कालचक्र की गति का, कि अब
नया संसद भवन भी बन रहा है और भव्य श्री राम मंदिर भी नया स्वरूप धारण कर रहा है। ये दोनों का एक साथ होना कोई महज संयोग नहीं है। अब मैं वहां पे कहता हूं कि जब पहले चित्र पे माल्यार्पण किया संसद भवन में और उसी कालखंड में मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार में नया संसद भवन बन रहा है, तो जानते हैं बाकियों के कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? अरे ये तो वो थे जो कोर्ट में गए थे कि संसद भवन के ऊपर के शेर बड़े आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस कि अब शेर शेर जैसे लगने लगे हैं और शेरों की संख्या भी भारत में बढ़ने लगी है और नई भारत के संसद के ऊपर भी शेर प्रखरता से दिख रहे हैं। सावरकर जी ने जिन विचारों को रखा था उसका प्रतीक स्वाभिमान के साथ अब नया भारत नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक और बात देखिए, जो ये लोग प्रचारित करने का प्रयास करते हैं कि सावरकर जी ने हिंदुत्व का विषय दिया, और हिंदुत्व का विषय तो सिर्फ सावरकर जी ने दिया, 100 साल पुराना था। मगर ये बताइए, जो लोग ये कहें कि हिंदुत्व का विषय सिर्फ 100 वर्ष पुराना था, मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है। और कम से कम महाराष्ट्र की धरती पे आकर अगर वो देखें तो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो हिंदवी स्वराज्य बना था और उसके बाद जो हिंदू पद पातशाही के रूप में कर्नाटक आज से लेके और आज के पानीपत तक जो साम्राज्य था, अगर किसी को उसमें हिंदुत्व नजर नहीं आता था तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए जहां से वीर सावरकर जी प्रेरणा लेते थे, उनके राज कवि भूषण ने क्या कहा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। अब अगर हिंदू और हिंदुआनी शब्द में आपको हिंदू तो समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आने की बात है। और इतना ही नहीं, देखिए समय कैसा बदला है कि शिवाजी के कवि भूषण ने शिवाजी के लिए एक और बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम धर निज रसना सुधर में। रसना जीव को कहते हैं, यानी अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़कर, और औरंगजेब का एक नाम था ना पातशाह गाजी जिंदा पीर, उनको मरोड़कर और मुगलों को मोड़ कर रखा। और आगे उन्होंने लिखा, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख रज निस रसना सुधर में, और देव राखे देवल में, देव राखे, और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। और आज यही हो रहा है, राम का नाम हमारी जिह्वा पर, सारे भारत के बैरी अपने हद में, और अपना अपना स्वधर्म हमारे घर में और हमारे हृदय में। और संयोग देखिए, कल ही निर्णय आया है कि अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से भी मुगलों वाला चैप्टर डिलीट हो रहा है।